ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों और वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा और नीलाभ श्रीवास्तव। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक, जो कि हर हफ्ते ही अमूमन हुआ करती है, आज भी बुधवार का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसके बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसके बारे में प्रेस को ब्रीफ किया। जो बड़े 3 मेजर डिसीजन हैं, इनफैक्ट जीडीपी के कुछ फिगर्स की भी डिस्कशन करेंगे हमारे पास, अब वो आंकड़े भी आज आ चुके हैं। 3 डिसीजन मेजर आज जो केंद्रीय कैबिनेट ने लिए हैं, उसमें सबसे पहले अगर लेते हैं वो है एक इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी गठित करने का सैंक्शन दिया है कैबिनेट ने, और वो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान होगा और ये कोऑपरेटिव सेक्टर के क्षेत्र में होगा। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के पास एक कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये उसके तत्वावधान में होगा, ये ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री अगर मैं ठीक समझता हूं। और कुछ दूसरी जो भारत सरकार की मंत्रालय हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। जैसा कि हम समझ सकते हैं, जो प्रेस हैंडआउट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें मल्टी प्रोंग्ड एक अप्रोच है। सिन्हा साहब, क्या है ये इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी, क्या डिसीजन है ये, हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि देश में जितना अनाज का उत्पादन होता है, उसके लिए अगर पूरे अनाज के उत्पादन को देखें, जो लगभग 3100 लाख टन के करीब में है, उसके लिए भंडारण क्षमता जो है वो सिर्फ 47% का है। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में ये अगर स्थिति आप देखेंगे तो कहीं 130% है, कहीं 140% है, कुछ देशों में 173% तक है। तो ऐसे में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि हम भंडारण क्षमता को कैसे बढ़ाएं। और एक सवाल ये भी है कि भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले कि जो अनाज का उत्पादन होता है उसे आप सुरक्षित रख सके, और दूसरी बात होती है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप सही तरीके से रख पाएं, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बेहतर एक भंडारण क्षमता हो। तो ये जो फैसला लिया गया है, इसके तहत 700 लाख टन का अतिरिक्त भंडारण क्षमता सहकारिता के जरिए विकसित किया जाएगा। और इसकी जो मूल योजना है, इसमें यह है कि 7200 के करीब में जो ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में 2000 टन तक की जो क्षमता है उसके लिए एक गोडाउन, उसके अलावा जो वहां पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम लोग पैक्स के नाम से जानते हैं, वो 500 से लेकर के 2000 टन की क्षमता वाले गोडाउन बनाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण की क्षमता जो है, वो आपके 1450 लाख टन से बढ़कर के 2150 लाख टन हो जाएगी, जो आपके कुल उत्पादन का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो कवर करेगा। इसमें जहां तक लागत की बात है, वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का आएगा। तो हो सकता है कि लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या ये 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ेगा या बजट का आपको संसाधन लगाना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है वो ऑलरेडी उसके लिए कई तरह के जो मंत्रालय के अलग अलग मंत्रालयों की स्कीम्स हैं, जैसे उसमें से एक स्कीम मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि जो भी बाहर से सामान आता है उसके ऊपर एआईडीसी लगता है। वो जो एआईडीसी का पैसा है वो उस पैसे का इस्तेमाल इस भंडारण में होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि इस भंडारण के जरिए आपके देश में जो अनाज का उत्पादन होता है और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों के लिए एक बेहतरी की व्यवस्था हो पाएगी। जैसा हम जानते हैं कि जो इसके पीछे की मंशा थी वो है, प्रधानमंत्री ने कभी एक बार जिक्र किया था अपने इसी उद्घोषण में कि सहकार से समृद्धि की बात हो, जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको जमीनी स्तर पे मजबूत किया जाए, उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो किया जाए। और साथ में जब हम आज के कैबिनेट के डिसीजन को देखते हैं तो उसमें एक मल्टी प्रोंग्ड एक टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है कि कैसे होगा। तो उसमें जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यूं लगा कि सबसे लोएस्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट या उससे भी नीचे तहसील लेवल पे जो भंडारण की क्षमता, जैसे हम सभी लोग बहुत वाकिफ हैं एफसीआई के गोडाउन से, तो कैसे उस कैपेसिटी को डाउन फ्रॉम दी विलेजेस से लेके जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे क्रिएट होगा। जैसे एक मैंने आपसे कहा कि जो जितने ब्लॉक हैं तो लगभग 7200 ब्लॉक हैं, और उसके अलावा हर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लगभग 63,000 है, तो ये दोनों को मिलाकर के एक एक आप गोडाउन हर ब्लॉक में हो सकता है कि एक से ज्यादा भी गोडाउन हो, क्योंकि वहां पर अगर 1 या 2 पैक्स काम कर रहे हैं तो वो दोनों पैक्स भी एक एक गोडाउन खोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अभी हमारे पास जो सुविधा है वो है फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया का जो एफसीआई के गोडाउन है और कुछ जो प्राइवेट गोडाउन्स होते हैं। एफसीआई के गोडाउन में अब होता क्या है कि अगर किसी जगह पर जो क्षमता है गोडाउन की कम है, तो वहां से जो अनाज है वो दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा, और फिर जब यहां पर राशन की दुकानों से बांटा जाना है तो फिर उसको वहां से लाया जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। राज्यवार स्तर की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में जितने अनाज का उत्पादन होता है उसके लिए सिर्फ 21% भंडारण की क्षमता उपलब्ध है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो सिर्फ 25% है। अगर मैं बिहार की बात करूं लगभग 26% है। महाराष्ट्र
57% है। पंजाब की स्थिति थोड़ी बेहतर है, 60% से ज्यादा है। हरियाणा और भी बेहतर स्थिति में 64% है और सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो आपके मध्य प्रदेश में है, जो लगभग 75% है। तो ये तो कुछ राज्यों में 60% या 70% की बात कर रहे हैं, बाकी राज्यों में 20%, 30%, 40% है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि पहले जो खेत से जो मंडी है वहां पर अनाज आया, मंडी से प्रोक्योर किया गया, उसको गोडाउन में ले जाया गया, फिर गोडाउन से उसको पीडीएस के शॉप पे लाया गया। तो आप देखिए कि कितनी बार लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है। तो जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें लोडिंग अनलोडिंग की वजह से जो अनाज आपको मान लीजिए जिसका इकोनॉमिक कॉस्ट 25 रुपए पड़ता है, वो अनावश्यक रूप से 30 रुपए या 35 रुपए हो जाता है, क्योंकि आपके पास उस तरह की विकेंद्रित जो भंडारण व्यवस्था है, जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। इस व्यवस्था के जरिए एक आपके पास एक विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज सिस्टम अवेलेबल होगा और किसान के पास, यानी कि जहां पर खेत है उसके पास में भंडारण की क्षमता होगी। तो इससे उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी और जो अनाज का इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कम होगा। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अनाज का जब इकोनॉमिक कॉस्ट कम होगा तो उससे जो आपकी फूड सब्सिडी है उसमें भी कमी आएगी। दूसरे कैबिनेट के डिसीजन के बारे में, और वो है जो अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने, एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए भारत ने एक अग्रीमेंट भी करने की बात है जो कि है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके क्या मायने हैं? क्या ये हमारी विदेश जो हमारी कूटनीति है इससे भी इसका कोई रिलेशन है शिशिर जी? दो बातें हैं। जैसे अभी के समय में क्या हुआ कि भारतीय डाक जो है वो, जब जितने निजी कुरियर व्यवस्था जो आगे बनी है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी की बात हो, वहां पर भारतीय डाक की स्थिति थोड़ी सी पीछे रह जाती है किसी न किसी वजह से। जबकि हम सभी जानते हैं कि नेटवर्क की अगर बात करें तो देश भर में 1.5 लाख से भी ज्यादा डाकघर हैं और कई ऐसी जो निजी कंपनियां हैं वो इन डाकघरों की मदद लेती है। तो इस तरह की व्यवस्था के पीछे एक मकसद ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डाक के जरिए सहयोग है और जो सामान लाने ले जाने की बात है उसमें किस तरीके से मदद मिल पड़े, और निश्चित तौर पर ये कूटनीति के मामले में भी काम करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि सामान लाने ले जाने की बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बन पाएगी। और जैसा मैंने कहा कि देश भर में जब आपके पास 1.5 लाख डाकघर हों, वो नेटवर्क जो है उस नेटवर्क को आप कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते। तीसरा जो निर्णय कैबिनेट ने आज किया है वो है एक सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसे हम एब्रिविएट करते हैं CITIIS के तौर पर। और ये जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को या इस स्कीम को इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या अर्बन डेवलपमेंट जिसे पहले कहा जाता था, और साथ में ही कुछ दूसरी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। ये 4 सालों के लिए स्थापित किया गया है। ये प्रोग्राम 2023 से 2027 तक इसको इम्प्लीमेंट और इसको इन्विसाज किया गया है कि ये सुचारू रूप से काम करेगा। और साथ में ये एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता है, जिस तरह से नई सिटीज या पुरानी सिटीज को भी स्मार्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके करीब 3 कंपोनेंट हैं। शिशिर जी, क्या ये कंपोनेंट्स हैं और ये क्या स्कीम है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही सर्कुलर इकोनॉमी, आज के समय में सर्कुलर इकोनॉमी समय की जरूरत है कि आप अपने सामान के जरिए जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उस सामान का, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेस्ट से जो आपका कचरा है, जो आपका जो बेकार हो जाता है, उसको आप किस तरीके से दोबारा उपयोग में ले आ पाते हैं, ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे आप देखिए, आज के दिन में एक सबसे बड़ी समस्या ई वेस्ट का है। ये जितने भी आपके लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन है, ये सारी चीजें जो बेकार हो जाती हैं, इनको जब हम फेंक देते हैं या इनको हम किसी तरीके से डंप करने की कोशिश करते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जो आपकी जो नीचे की व्यवस्था है, जो आपका भूजल है, वो प्रदूषित होता है और नीचे की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं तरीके से प्रभावित होती है। तो अब ये जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, जो लगभग 1800 करोड़ रुपए के ज्यादा के करीब की है और 18 शहर इसमें चुने गए हैं। देश को उसमें 6 हिस्सों में बांटा गया है और उन 6 हिस्सों में, जिसमें जैसे पूर्व हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ, आपका पूर्वोत्तर हुआ, इस तरीके से 6 हिस्सों में बांट करके 18 शहरों का चयन किया गया है। और उन 18 जो चयनित शहर हैं, वहां पर विदेशी संस्थाओं की मदद से इस स्कीम को चलाया जाएगा। और इसका बेसिक पर्पज ये है कि किस तरीके से हम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है आपको, कि आपका जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज है वो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के तरफ बढ़ पाते हैं,
कॉस्ट कम होता है और उसका रिटर्न हाई होता है। तो जहां तक अलग अलग कंपोनेंट की बात है, इसमें जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बेसिक चीजें हैं तीनों कंपोनेंट में, वो है आपका सर्कुलर इकोनॉमी। क्या ये जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव जो स्कीम है भारत सरकार की, क्या ये इसके पैरेलल चलेगी, सबस्यूम होगी, या ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है और ये एक अलग चीज है? स्मार्ट सिटी व्यवस्था के तहत ये देखिए, आपको याद होगा कि जब स्मार्ट सिटी की अवधारणा लाई गई थी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दिया गया था कि टेक्नोलॉजी का हम कैसे बेटर से बेटर उपयोग करें और किस तरीके से लाइफ जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम ईज ऑफ लाइफ भी कर सके। तो ईज ऑफ लाइफ में आपके लिए ये क्रिटिकल एक फैक्टर है कि जो कुछ भी आपके पास वेस्ट है, जो कुछ भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन वेस्ट और उन रिसोर्सेज का आप कैसे बेटर यूज करें। क्योंकि बहुत आसान है कहना कि कचरा फेंक दो, लेकिन क्या उस कचरे का हम लोग सही सही इस्तेमाल भी कर सकते? क्या हम उस कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीजें जनरेट करें? जैसे आपको पता होगा कि कई जगहों पर कचरे के जरिए बिजली भी पैदा की जा रही है, कई जगहों पर कचरे का इस्तेमाल जो है वो सड़क बनाने में किया जा रहा है। यही सब तो सर्कुलर इकोनॉमी है। तो स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी के जरिए हम किस तरीके से रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो पूरी अवधारणा का मुख्य है। और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट अपनी जगह है, वो अपनी तरीके से चल रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन किया है। जो CITIIS-2 जिसे आज कैबिनेट ने अनाउंस किया है, वो हमारे भारत सरकार के जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं उसको भी साथ में सपोर्ट कर रहा है। हम सभी जानते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, एक ये वैश्विक समस्या बनकर उभर के आई है। भारत COP का भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि अब तक 26 हो चुकी हैं, COP 26 तक हम जानते हैं, उससे भी सस्टेनेबल लिविंग का एक पार्ट है हमारे जो SDGs हैं और साथ में इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उन सभी के तहत उन सभी को संलग्न करते हुए, उनके सभी के साथ चलते हुए इनिशिएट करने का ये प्रोग्राम भी है। इस स्कीम में इसका भी ध्यान रखा गया है कि हम जब ग्लोबल फोरम पे भी इसके बारे में बात करेंगे तो इस मुद्दे को जरूर सामने रखा जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंस का भी इसमें साथ में प्रावधान है। ये तो हमारे कैबिनेट के 3 सैंक्शंस थे जिसपे आज कैबिनेट की बैठक की ब्रीफिंग भी की गई। शिशिर जी, चौथा आंकड़ा अब हमारे सामने आ चुका है, GDP के फिगर्स आ गए हैं। आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सालों तक फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन आंकड़ों के खेल को देखा है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या आंकड़े हैं ये। देखिए, सबसे जो अहम आंकड़ा इसमें यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या रहा, तो वो विकास दर आपके 7.2% का है। और ये 7.2% क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप देखें कि कई जो संस्थाएं थी, कई जो एजेंसियां हैं, उन्होंने विकास दर में 7% से भी नीचे आने का अनुमान जताया था। और ये बार बार कहा जा रहा था कि चौथी तिमाही, यानी कि जो जनवरी मार्च का जो तिमाही है, जिसको हम लोग वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही कहते हैं, उस दौरान वो स्थिति नहीं है जो वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में हमने देखा था। तो वित्त वर्ष 2022-23 की अगर तीसरी तिमाही देखें, जो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही थी, वो अमूमन क्या होता है, तीसरी तिमाही में त्योहार होते हैं। त्योहारों की वजह से मांग काफी बढ़ती है। तो मांग बढ़ने की वजह से आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी तेजी से बढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और सर्विसेज है। और अगर जीवीए में सबसे ज्यादा शेयर हम देखें तो वो आपका सर्विसेज का है, उसके बाद इंडस्ट्री का है और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर का है। तो जब आपका सर्विसेज का बहुत हाई है और उस दौरान अगर आप देखते हैं कि एयरलाइन से सफर करने वाले काफी ज्यादा संख्या में लोग हो गए, उस दौरान आप देखते हैं कि होटलों में आपके लिए कमरा मिलना मुश्किल हो गया है। ये सारे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका सर्विसेज सेक्टर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये स्थिति हमने तीसरी तिमाही जो कि अक्टूबर दिसंबर में देखी थी। आशंका ये थी कि चौथी तिमाही में ये रफ्तार बनी नहीं रहेगी, लेकिन अब जो हमारे पास आंकड़े दिख रहे हैं चौथी तिमाही के, वो 6% से भी ज्यादा की विकास दर बता रहे हैं और ये अनुमान से कहीं ज्यादा है। ये इस बात को दर्शाता है कि जो सुधार जो प्रक्रिया थी वो जारी है, जो अर्थव्यवस्था में मांग थी वो तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक बड़े स्तर पे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तमाम इन परिस्थितियों के बावजूद। कभी हम मानसून की चर्चा करते हैं, कभी बेमौसम बरसात की चर्चा करते हैं, तो कृषि की स्थिति अच्छी बनी हुई है। उद्योग और सेवा भी अच्छी गति से बढ़ रहा है, जिसका नतीजा है कि आपकी विकास दर 7.2% पूरे साल के लिए और 6.1% चौथी तिमाही जो कि जनवरी मार्च की तिमाही है। अपने विचारों को साझा करने के लिए धन्यवाद शिशिर जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों और वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के GDP आंकड़ों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा और नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।